मनुष्य सागर की बस एक बूंद मात्र नहीं बल्कि एक बूंद में पूरा सागर है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पुतिन ने निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। पाकिस्तान से तनाव के बीच सरकार का बड़ा आदेश। सीमावर्ती राज्यों से कल होगी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति की तैयारी योजना की समीक्षा करना, लोगों को इमरजेंसी स्थिति के दौरान एक्शन लेने के लिए तैयार करना। सतत विकास राष्ट्र का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में सिरसी के वानिकी महाविद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य की आवश्यकता का किया उल्लेख। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहजीवी संपर्क का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने क्षेत्र आधारित शिक्षा की बात कही। जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलवायु की अनदेखी के प्रति किया आगाह। उपराष्ट्रपति ने पश्चिमी घाटों के अभिभावकों के रूप में विद्यार्थियों की सराहना की। छात्रों से वनों की रक्षा करने और हर संभव तरीके से इनके संरक्षण में योगदान देने का संकल्प दिलवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित समिति की बैठक की सोमवार को की अध्यक्षता। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित समिति की बैठक की सोमवार को अध्यक्षता की। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल हुए। ये बैठक सोमवार शाम को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक 25 मई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद के 2 साल के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले हुई। सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर प्रवीण सूद का 2 साल का कार्यकाल 25 मई 2025 को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए ये बैठक की गई। आपको बता दें कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करती है। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई को शामिल किया जाता है। सीबीआई प्रमुख का कार्यकाल 2 साल का होता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाकर 5 वर्ष तक किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए संवेदना जाहिर की। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन ने आगे लिखा कि दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति पुतिन का उल्लेख करते हुए लिखा कि दोनों नेताओं ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं दी।
और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सभी राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन और नागरिकों को किसी भी हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देना शामिल है। सिविल डिफेंस छात्रों और नागरिकों को एयर रेड सायरन की स्थिति में बचाव संबंधी ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। किसी तरह के हवाई हमले की स्थिति में ये सायरन बजने लगेंगे ताकि लोग आसपास किसी सुरक्षित जगह पर छुप सकें। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति की तैयारी योजना की समीक्षा करना। इसके अलावा किसी भी स्थान पर मानक संचालन प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करना। मॉक ड्रिल के दौरान सभी लोगों को किसी भी इमरजेंसी स्थिति के दौरान एक्शन लेने के लिए तैयार किया जाता है। मॉक ड्रिल के दौरान किसी आपात स्थिति के बारे में लोगों को बताया भी जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वानिकी महाविद्यालय सिरसी में राष्ट्र निर्माण में वानिकी की भूमिका विषय पर हुए कार्यक्रम में संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। वार्तालाप के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा, वानिकी महाविद्यालय सौभाग्य से और विशिष्ट रूप से अपने सबसे प्राचीन रूप में प्रकृति से घिरा हुआ है। यहाँ का नजारा ही कुछ और है। पर्यावरण हर्षोल्लासित कर देता है। जब ऐसा वातावरण हो तो कक्षाओं की दीवारें नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसी कक्षा है जो खुली है, सांस ले रही है और जीवन से भरपूर है। जब मैं सिरसी को देखता हूं, इन द लैप ऑफ मैजेस्टिक वेस्टर्न घाट्स, वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन नॉट ओनली इन भारत बट इन द एंटायर वर्ल्ड, जब ऐसा वातावरण हो तो क्लासरूम्स के दीवार नहीं होती है, दीवार के बाहर भी आप देख सकते हो, बिकॉज दिस इज वन क्लासरूम हियर विच इज ओपन, ब्रीदिंग एंड ब्रीमिंग विद लाइफ। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री fortunately and uniquely is surrounded by nature, and nature in its most pristine form. यहाँ का नजारा ही कुछ और है, वातावरण हर्ष और उल्लासित कर देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की सभ्यतागत बुद्धिमत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि ये भूमि आध्यात्मिकता और स्थिरता का संगम है, और स्थिरता सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए ही जरूरी नहीं है, ये स्वस्थ जीवन के लिए भी आवश्यक है। This land is confluence of spirituality and sustainability. Sustainability is vital for economy, but also vital for healthy life. Sustainability has been preached in our Vedic culture for thousands of years. आज के दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। We cannot engage in reckless exploitation of natural resources. हमें उतना ही करना पड़ेगा जो हमारी मिनिमम आवश्यकता है। हम सबको इस बात का बोध होना चाहिए। We must have self-realization कि जो धरती माँ है, जिसको माँ कहते हैं, जो एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम है, फ्लोरा है, फौना है, हम इसके ट्रस्टीज हैं, हम इसके कंज्यूमर्स नहीं हैं। We have to pass on this to our future generations.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कृषि हमारी जीवन रेखा है, वैसे ही जंगल हमारे फेफड़े हैं। उन्होंने छात्रों से वनों की रक्षा करने और हर संभव तरीके से इनके संरक्षण में योगदान देने का संकल्प दिलवाया। फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट आर आवर लंग्स। किसी भी देश में फॉरेस्ट ठीक रहेगा, द पीपल विल एंजॉय गुड हेल्थ बिकॉज फॉरेस्ट आर लंग्स। उसी तरीके से मैं कहता आया हूं बार बार, एग्रीकल्चर इज आवर लाइफ लाइन, बट फॉरेस्ट की आवश्यकता क्यों है? दे रेगुलेट क्लाइमेट, दे बफेट डिजास्टर्स। फॉरेस्ट सपोर्ट लाइवलीहुड्स, especially for the poor and marginalized. We must pledge to protect forests and we must contribute in every manner we can, because climate change is a global challenge, is a global menace. Situation is alarmingly cliff-hanging. और धरती माँ के अलावा हमारे पास रहने की और कोई व्यवस्था नहीं। स्थायी भविष्य के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज कोई भी संस्थान एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य नहीं कर सकता। एक समय था जब चिकित्सा शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और वन शिक्षा सभी अलग अलग थे, लेकिन अब सब कुछ अंतः विषय बन गया है और इसलिए हमें सीखने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आज के दिन कोई भी संस्था अपने आप में स्टैंड अलोन नहीं हो सकती। एक जमाना था मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, फॉरेस्ट एजुकेशन, वो स्टैंड अलोन थी। आजकल इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है। And therefore, you will have to have inclusive approach to learning. युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जिज्ञासु बनो, नए ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा और इच्छा रखो। आप जिस शैक्षणिक कार्य से जुड़े हैं उसमें कल्पना से कहीं परे अपार संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में जहां भी आप देखेंगे आपको खजाना मिलेगा। जितना अधिक आप अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक आप सृजन की सेवा कर पाएंगे। बी इंक्विजिटिव, ललक होनी चाहिए नई बात की जानकारी के लिए। और जो एकेडमिक परस्यूट आपका है उसमें तो इतनी संभावनाएं हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारी सांस्कृतिक विरासत में झांक कर देखेंगे आपको एक खजाना मिलेगा। और जितना आप अध्ययन करेंगे उतनी सेवा आप सृष्टि की कर पाएंगे। जो विषय आपका है आज के दिन, उसी से उपचार निकलता है, उसी से उत्पादन निकलते हैं। यू कैन रियली बी इफेक्टिव क्रूसिबल ऑफ रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक में दिल्ली में 3 नए कानूनों के लागू होने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों से देश की कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से पुलिस बल की जवाबदेही और कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी निर्देश दिए कि कानूनों के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया 60 से 90 दिनों की तय समय सीमा के अंदर पूरी होनी चाहिए। साथ ही इसकी सतत निगरानी भी की जानी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जघन्य अपराधों में दोष सिद्धि दर में
कम से कम 20% की बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने ई समन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ई समन सीधे अदालत से जारी किए जाने चाहिए और उसकी कॉपी संबंधित पुलिस थानों को भेजी जानी चाहिए। जापान के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फुकुशिरो नुकागा ने सोमवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फुकुशिरो नुकागा से मुलाकात करने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आज दिल्ली में जापान के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फुकुशिरो नुकागा से उनके संसदीय सहयोगियों और व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर प्रसन्नता हुई। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एस जयशंकर ने उनको धन्यवाद दिया। जापान के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत करने की बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, भारत और जापान के बीच इस स्वाभाविक संबंध को विकसित करने में उनके नेतृत्व की सराहना करता हूं। प्रतिभाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने, व्यापार संबंधों को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी साझेदारी बनाने के एजेंडे को विकसित करने पर सहमति हुई। नई दिल्ली में भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच सोमवार को द्विपक्षीय रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया, जबकि जापान की ओर से उनके समकक्ष जनरल नाकातानी जेन उपस्थित रहे। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जापान सरकार की ओर से मिले समर्थन पर आभार प्रकट किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं जापान सरकार का पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ मजबूत एकजुटता दिखाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर भारत जापान रक्षा संबंधों को गहरा करने में आपके बड़े योगदान की सराहना करता हूं। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के किसी भी स्वरूप की निंदा की और सीमा पार खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री नाकातानी जेन ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की और हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। I recall our meeting at Vientiane, Laos in November last year, where we decided to expand defense cooperation in industry, technology and interoperability between the armed forces. At the outset, I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. You had earlier laid foundations for a strong bilateral defense partnership by concluding defense equipment and technical cooperation agreement and protection of classified military information agreement. As you have taken over the charge of ministry again, I am confident our cooperation will attain greater heights. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीनोम एडिटिंग कर धान की 2 नई किस्में विकसित की हैं, जिनकी विशेषता कम लागत, कम पानी और कम समय में अधिक उत्पादन है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को इसे जारी किया। देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित धान की किस्मों का विकास वैज्ञानिक शोध में नवाचार की शुरुआत है। इससे 30% तक धान का उत्पादन बढ़ जाएगा
और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी कम करने में मदद मिलेगी। पहले किस्म का नाम कमला DRR 100 है और दूसरी का नाम DST राइस 1 है। भारत जीनोम संपादित धान से चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कृषि शोध के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि यह किस्में राष्ट्र में दूसरी हरित क्रांति का बिगुल बजाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। जल्द ही किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये था आज का ये कार्यक्रम 2 उद्देश्य पूरे कर रहा है। नंबर 1, उत्पादन की लागत घट रही। पर हेक्टर अगर ज्यादा पैदावार होगी और जो 2 हमारी किस्में हैं दोनों, उनमें से एक कमला DRR 100 धान की एक किस्म, और ये मूल किस्म जैसा बताया गया है सांबा महसूरी। अब उसकी तुलना में अधिक उपज, लगभग 30%, 25 से लेकर 30% किसान भाइयों, इससे ज्यादा उपज मिलेगी, मतलब ज्यादा पैदावार होगी और ये 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाएगी। समय भी बचेगा और पानी भी कम लगेगा, 2 से लेकर 3 सिंचाई तक बच जाएगी। और इस बचे हुए पानी का उपयोग हम अगली फसल के लिए कर सकेंगे, बाकी फसलों के लिए कर सकेंगे। मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है। केवल किसान को फायदा नहीं है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह से पोषण सुरक्षा देनी है, खाद्य सुरक्षा देनी है, तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। भारत ने आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक उन्नत अंडर वाटर नेवल माइन का सफल परीक्षण किया है। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित ये मिसाइल आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को बधाई दी। ये मिसाइल अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपनी सटीकता और प्रभावशीलता को साबित किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि भारत रक्षा प्रौद्योगिकी में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंग है, जिसे नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम द्वारा DRDO समेत कई प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम और अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड हैदराबाद मिलकर इस प्रणाली का उत्पादन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक यात्रा के दौरान कर्नाटक के सिरसी में दिव्य श्री मरिकंबा मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। देवी मरिकंबा को समर्पित पवित्र मंदिर भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत और कलात्मक उत्कृष्टता में उत्तर कन्नड़ का एक शानदार रत्न है। उपराष्ट्रपति ने मंदिर में दर्शन कर भारत और सभी साथी नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना की। चलते चलते आपको भी दर्शन करवाते हैं इस दिव्य श्री मरिकंबा मंदिर के। आप इस दिव्य श्री मरिकंबा मंदिर के दर्शन करें। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।